तो बेटा आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज सोशल जस्टिस। अब इसमें अच्छी बात यह है कि मुझे ये पता लगा है कि अभी अभी आप लोगों ने एथिक्स पढ़ी थी, तो एथिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है थोड़ा सा, सोशल जस्टिस भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट ही है। तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा थिंकर्स के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उन पर्सपेक्टिव्स को समझना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी तक आप लोग अगर एथिक्स के ही मोड में हो तो वो मोड आपको यहाँ पर भी हेल्प करेगा। आई गेस आप लोग जानते होंगे ये बेटा आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट है। ऑन एन एवरेज वी गेट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। इससे ज्यादा नहीं आते हैं, कभी कभी 5 आ गए थे एक बार बस। तो यानी कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपके मेंस में दिस इज अ टॉपिक विच इज ऑलमोस्ट 25 to 40 मार्क्स, इतना ही वेटेज है इसका। तो जैसा मैंने कहा था थोड़ा बहुत ये डिजास्टर मैनेजमेंट से मिलता जुलता है, उसका भी इतना ही वेटेज था, इसका भी उतना ही वेटेज है। एंड वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक इन अप्रोक्सीमेटली 6 क्लासेस, यानी कि सैटरडे को आपका ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। अब इस टॉपिक में 2 बातें जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, बाकी बातचीत तो हम लोग कर ही लेंगे। फर्स्ट थिंग, इन दिस टॉपिक गाइस योर करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली योर वेलफेयर स्कीम्स। तो एक छोटी सी मैगजीन आती है योजना, that is a very very important magazine for you if you want to write good answers in social justice. तो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को क्या पढ़नी पड़ेगी, योजना पढ़नी पड़ेगी। योजना वैसे ही आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी के लिए, बस इसको थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमी के साथ ही सप्लीमेंट करना। यू विल हैव टू सप्लीमेंट दिस विद योर इकोनॉमी करंट अफेयर्स। जितने करंट अफेयर्स लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सिंपल। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत जगह आपको बहुत इजी लगेगा सोशल जस्टिस को समझना, खासकर उन लोगों को तो और भी इजी लगेगा जिन्होंने इंडियन सोसाइटी वाली क्लास करी थी। वैसे भी इजी है, मतलब नहीं भी करिए तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 9900 का फर्क है बस। लेकिन आपको मेजरली किसके ऊपर फोकस करना है, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, योजना के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज, इन दिस टॉपिक जैसे एथिक्स में होता है, क्योंकि वही मेन स्पेसिफिक टॉपिक है, यू हैव टू फोकस अ लॉट अपॉन द आंसर। आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, करना पड़ेगा। स्पेसिफिक मेथड्स हैं यहां पर आंसर लिखने के, उन स्पेसिफिक मेथड्स को समझना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको आंसर लिखना। स्पेसिफिक मेथड मैं आज ही बता दूंगा क्लास में कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स का स्ट्रक्चर बनाना है सोशल जस्टिस में। बस उस स्ट्रक्चर से बाहर मत जाना। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अपना आइंस्टाइनियन ब्रेन मत लगाना ज्यादा। आपका 200 आईक्यू नहीं चाहिए यहाँ पे। आप हमारे मतलब मुझ जैसे कॉमन मैन के 120 आईक्यू से भी काम चल जाएगा। तो डोंट गो बियॉन्ड द स्ट्रक्चर, just be limited to the structure and try to put as much as information as you can in that particular structure. That is what you have to do in social justice. तो आज हम लोग, जाहिर सी बात है, we will take an introduction to social justice.
and we will try to understand the different perspectives and arguments related to social justice. आज की क्लास मोरलेस, ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, डायरेक्टली आपके बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगी क्योंकि बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन है। लेकिन आज की क्लास इंट्रोडक्शन आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इंट्रोडक्शन के ऊपर हमें आगे जाके चीजों को बिल्डअप करना पड़ेगा। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, तो कहानी शुरू होती है ह्यूमंस से। इसमें मैं पहले से बता दे रहा हूं, फिलोसोफर्स का भी रोल आएगा। तभी मैंने कहा एथिक्स वाला मोड आपकी हेल्प करेगा। सोशियोलॉजिस्ट्स का भी रोल आएगा और इकोनॉमिस्ट्स का भी रोल आएगा, तीनों का रोल आएगा। आपको किसी के ज्यादा नाम याद नहीं रखने, एक दो लोगों को छोड़ के, लेकिन हाँ एक दो लोगों के नाम याद रखोगे, उनके बारे में मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा। तो भाई फिलोसोफर्स कहते हैं कि ह्यूमन से हम लोग जनरली चार डिमेंशंस को कोरिलेट करते हैं। एनी ह्यूमन, एनी बीइंग हैज four different dimensions. The first dimension is the economic dimension. The second dimension is the cultural dimension. The next dimension is the social dimension. And the last dimension is the political dimension. ये चार चीजें होती हैं या ये चार डिमेंशंस होती हैं जिन डिमेंशन से हम किसी भी बीइंग को, हम किसी भी ह्यूमन को कोरिलेट कर सकते हैं। ध्यान से सोचना, एक कॉमन मैन के बारे में सोचो, कोई भी कॉमन, वो या तो ऑफिस जाता है, या फिर मंदिर जाता है, या फिर अपने यारों दोस्तों से, कलीग से बात करता है, और या फिर कोई ऐसा मैटर डिस्कस करता है जो मैटर किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। तो यहां पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है, आइदर वी आर डूइंग समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, or we are doing something that is related to religion, or we are doing something that is related or involves our family, friends, etc., or we are talking about something that is related to our nation. ये चार चीजें हैं जिसमें कोई भी कॉमन मैन अपना मेजरली टाइम स्पेंड करता है। तो यहां पर बेटा जाहिर सी बात है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकली वर्शिप के बारे में। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल टाइम के बारे में। और यहां पर हम लोग जनरली बात कर रहे हैं डिबेट्स, ओपिनियंस या व्यूज के बारे में। तो किसी भी ह्यूमन की एक्सपर्ट्स के हिसाब से चार डिमेंशंस होती हैं। अब ये सारी की सारी जितनी भी डिमेंशंस हैं, इन डिमेंशंस की अनइक्वल इंटेंसिटी होती है। किसी भी ह्यूमन में इन चारों डिमेंशंस की इक्वल इंटेंसिटी नहीं हो सकती। वो जितना इकोनॉमिकली सक्सेसफुल है शायद उतना कल्चरली प्रोफाउंड ना हो, वो जितना सोशली
यू कैन से पॉपुलर है, शायद वो उतना पॉलिटिकली अवेयर ना हो। So all these dimensions have unequal intensities. Now, this unequal intensity of all these dimensions lead to what we call as social inequalities. इन्हीं अनइक्वल इंटेंसिटीज की वजह से क्या चीज राइज करती हैं? इन्हीं अनइक्वल इंटेंसिटीज की वजह से सोशल इनइक्वालिटीज राइज करती हैं। यानी कि सोसाइटी में आप ही अपने आप को देख लो, मान लेते हैं हम लोग जितने भी लोग अभी बैठे हैं वो सब अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। अब एक ही सोसाइटी का पार्ट है, हम सब एक सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या अगर हम इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस पे सोचते हैं तो क्या हम सब इन चारों पैरामीटर्स पे इक्विवेलेंट या इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हो सकता है कोई ज्यादा रिलीजियस होगा, कोई ज्यादा रिच बैकग्राउंड से आता होगा, किसी के ज्यादा दोस्त होंगे, कोई ज्यादा पॉलिटिकली कनेक्टेड होगा। सबके डिमेंशंस जो हैं वो अनइक्वल इंटेंसिटीज के रहते हैं, और इसीलिए सोसाइटी में हम लोगों को ड्यू टू दीज अनइक्वल इंटेंसिटीज, बेटा सोसाइटी में हम लोगों को क्या चीज देखने को नहीं मिलती है? सोसाइटी में हमें कभी भी इक्वालिटी देखने को, there is always an inequality that is prevalent in the society। जैसे हम लोग हिंदी में नहीं कहते हैं, सिंपल सी बात जो हम लोग रोज डे टू डे लाइफ की में भी कहते हैं कि बेटा हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। वही चीज समाज में भी होती है। समाज में हर एक इंडिविजुअल कभी भी बराबर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोशल इनइक्वालिटीज की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जरूर देना। अगर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, if we are talking about the economic inequality, then just consider urban and rural society। टेक्निकली एज अ जनरल रूल क्या हम लोग ये वाली बात नहीं कह सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूरल एरियाज से बेटर? जो अर्बन फोक्स हैं उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रूरल फोक्स से कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन शायद अगर हम लोग कल्चरल इनइक्वालिटी की बात करें तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी। आई गेस जो रूरल पीपल हैं दे आर क्लोजर टू देयर कल्चर, दे आर क्लोजर टू देयर ट्रेडिशंस एज कंपेयर टू द अर्बन पीपल। तो अब इसमें ना ये नहीं कहा जा सकता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर इकोनॉमिक एडवांटेज अर्बन पीपल के पास है तो कल्चरल एडवांटेज किसके पास है? रूरल पीपल के पास है। और ऐसे ही अगर हम सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो बेटा सोशल इनइक्वालिटी में डोंट वी नो दैट जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ पीपल हु आर नोन एज एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। और अगर हम सोशल एडवांटेज की बात करते हैं
तो जनरली जो सोशल एडवांटेज है वो सोशल एडवांटेज किसके पास रहती है? एक्सट्रोवर्ट्स के पास रहती है, राइट? योर नेटवर्क डिटरमिन्स योर नेटवर्थ। आपके जितने ज्यादा दोस्त हैं आप लाइफ में उतना ही अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो ये आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपकी स्किल के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो है जुगाड़। आप कितना जुगाड़ लगा सकते हो, वेरी वेरी सिंपल। और आप उतना ही ज्यादा जुगाड़ लगा सकते हो जितने ज्यादा लोगों को आप अच्छे से जानते हो। तो अगर हम सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, उन एक्सट्रोवर्ट्स के पास एक एज रहता है एज कंपेयर टू इंट्रोवर्ट्स। और इसी तरीके से अगर हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी पे डिपेंड करती है। आप जितने ज्यादा लोगों को जानेंगे उतने ज्यादा पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड होती है, आपका रीजन होता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे यहाँ प्रयागराज में मैंने देखा, मैं हमेशा प्रयागराज और दिल्ली को कंपेयर करता हूँ इस मामले में। मतलब लिटरली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अभी अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, आप लोग जानते होंगे। मेरे घर का एड्रेस है ये, और हमारे यहाँ के जो न्यूली सिलेक्टेड एमएलए हैं उनके घर का एड्रेस है ये। बीच में सिर्फ एक घर आता है 1/2। बहुत बार मैं शाम को जब क्लास लेके लौट रहा होता हूँ तो जो हमारे एमएलए साहब हैं वो अपने घर के बाहर खड़े होते हैं अपने 10 20 15 लोगों के साथ। और मैं ही नहीं, हमारी लोकेलिटी के बाकी लोग, हम देखते तक नहीं है अपने एमएलए की तरफ। मैं कोई काम ही नहीं है उनसे। यूपी में ऐसा नहीं होता। यूपी में तो चरण पकड़ लेंगे, अरे विधायक जी। एक तो यहाँ पे बड़ा एक कॉमन वर्ड है भैया, एक तो सारे विधायक भैया बन जाते हैं। पता नहीं खून का रिश्ता होता है, पानी का रिश्ता होता है, कौन सा रिश्ता होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन ऑल्सो। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट प्रमोट पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज। वो आता है ना वो इंस्टाग्राम पोस्ट, माननीय विधायक जी के साथ कुछ पल, है ना? एंड वी डोंट इवन केयर, ही इज अ नेबर। हम उन्हें आज से नहीं जानते, सालों से जानते हैं। हमें पता है कि यहीं रह रहे थे, हमें पता है कि इलेक्शन में खड़े हुए थे, हमारे घर में हाथ जोड़ के आए भी थे कि भैया हमें वोट दे देना। मैंने तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया, बीजेपी के हैं वो। देयर इज अ डिफरेंस। This difference can stem from many other factors. We are not here to discuss those factors. We are here to discuss that yes, there is a political inequality. Some people have better access to people in power as compared to other people. तो ये चारों की चारों इनइक्वालिटीज हर सोसाइटी में प्रेवलेंट। These inequalities which are prevalent in every society. Now, when we analyze these inequalities, जब हम इन inequalities को एनालाइज करते हैं तो इनके एनालिसिस के बाद हम ये देखते हैं कि सोसाइटी में देयर आर सर्टेन पीपल who might be enjoying all of these dimensions, and then there are certain people who might not be enjoying any of these dimensions. और यहीं से हमारे पास फिनोमेना आता है जिसको इंडियन सोसाइटी वाले लोग आसानी से समझ सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? स्ट्रैटिफिकेशन हर जगह आएगा जब भी आप सोसाइटी पढ़ेंगे। सोसाइटी का जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र ही बेटा क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन।
स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिविजन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सोसाइटी हमें लगती अगर हम एक्सटर्नली देखें तो सिंगल यूनिट है, लेकिन कभी भी सोसाइटी एक सिंगल यूनिट नहीं होती। सोसाइटी इंटरनली भी बहुत सारे छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइडेड रहती है, और इसी डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी डिवीजन को बेटा हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। अगर किसी भी सोसाइटी को समझना है, अगर किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है, तो सबसे पहले उस सोसाइटी में हमें क्या समझना पड़ेगा? उस सोसाइटी में किस टाइप का स्ट्रैटिफिकेशन चल रहा है, वो स्ट्रैटिफिकेशन समझना। कई लोगों को याद होगा, तब भी मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। बेटा स्ट्रैटिफिकेशन दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, एक वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। हमारे इंडिया के ही बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं दीपांकर गुप्ता, उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब सोसाइटी डिवाइडेड है, लेकिन कोई हायरार्की नहीं है, देयर इज नो हायरार्की। ग्रुप्स हैं, लेकिन ग्रुप्स में किसी ग्रुप को अच्छा या किसी ग्रुप को बुरा नहीं माना जाता। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग रिलीजन ले सकते हैं। भाई हर इंसान एक ही बात कहता है ना, हमारा रिलीजन बेस्ट है, बट एक्चुअली में कौन सा रिलीजन बेस्ट है, इसके ऊपर कोई जनरलाइज्ड ओपिनियन नहीं है, राइट। और दूसरे टाइप की स्ट्रैटिफिकेशन होती है वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें एक प्रॉपर हायरार्की होती है, एक प्रॉपर रैंक सिस्टम, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आप लोग जानते ही हैं, कास्ट सिस्टम। ब्राह्मण्स आर द टॉप मोस्ट, and possibly Shudras or even the fifth one, the Harijans, are the lowest. तो यहां पर हमारे पास दो टाइप के स्ट्रैटिफिकेशंस हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो हायरार्की, वर्टिकल में देयर इज अ प्रोमिनेंट हायरार्की। यहां पर कोई हायरार्की नहीं होती है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में बेटा हमारे पास क्या होती है? एक बहुत ही प्रोमिनेंट हायरार्की। अब इस हायरार्की को डिफाइन कैसे किया जाए? कैसे बताया जाए कौन सोसाइटी में ऊपर है और कौन सोसाइटी में नीचे है? यही चीज हमें बेटा कैसे पता लगती है? अब ध्यान से बात को समझना। यही चीज हमें पता लगती है थ्रू दीज फोर डायमेंशंस। जिस भी सेक्शन की, जिस भी ग्रुप की ये फोर डायमेंशंस ज्यादा इवॉल्व होती हैं, ज्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड होती हैं, यानी कि उसके पास पैसा भी होता है, वो अपने ट्रेडिशन से भी क्लोज होता है, उस वो बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड भी होता है, और पॉलिटिकल थिंग्स में भी उसका से होता है। उसी को बेटा हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? उसी को हम लोग स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसिडर करते हैं। तो कौन है स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? जिसके पास पैसा भी है, जो पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड है, जिसके पास अच्छे कनेक्शंस भी हैं, और साथ में जो अपने ट्रेडिशंस के भी क्लोज है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जिसके पास पैसा भी नहीं है, कल्चर भी नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं है, वेल कनेक्टेड भी नहीं है, उसे हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं? वी कंसिडर दैट ग्रुप एज द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये चारों डिमेंशंस एक्चुअली में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसलिए बनाई हैं, ताकि हम किसी भी सोसाइटी में
बेटा किसको रिकॉग्नाइज कर सकें? स्ट्रॉन्गर और वीकर सेक्शंस को रिकॉग्नाइज कर सकें। ये मतलब एक तरीके का ना, जिसे हम लोग कह सकते हैं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ यूनिवर्सल मेथड टू सैग्रीगेट द स्ट्रॉन्गर सेक्शन फ्रॉम द वीकर सेक्शन। हर रीजन में, हर जगह जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन और वीकर सेक्शन है, उसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन काफी ज्यादा वेरी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रूरल एरिया में देखते हैं, तो रूरल एरिया में ब्राह्मण जो है वो स्ट्रॉन्गर सेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? इन चार डायमेंशन को भूल जाओ, प्रैक्टिकली सोचो। प्रैक्टिकली ब्राह्मण जो है वो स्ट्रॉन्गर सेक्शन होगा रूरल एरिया, मोर और लेस। अर्बन एरिया में, टीयर 1 सिटी में कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो या क्या हो या क्या हो। वहां पर एक ही चीज है जो डिफाइन करेगी कि आप कितने स्ट्रांग हो, एंड दैट इज मनी। हो सकता है ब्राह्मण पैदल जा रहा हो, शूद्र जो है वो मर्सिडीज से उतर रहा हो, शूद्र की ज्यादा इज्जत होगी। तो अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं इस बात को समझने में कि कौन सा स्ट्रॉन्गर सेक्शन है और कौन सा वीकर सेक्शन है। तो इसके लिए हमें कोई यूनिवर्सल पैरामीटर बनाना था, तो उसी यूनिवर्सल पैरामीटर को बनाने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इन 4 डिमेंशंस का, जिसे कहते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी ग्रुप को इन 4 डिमेंशंस के बेसिस पे चेक कर सकते हैं और चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करता है या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करता है। आपको चेक करना है ना कोई स्ट्रॉन्गर सेक्शन से है या वीकर सेक्शन से है, तो एक चीज तो 2-3 चीजें चेक कर लो। सबसे पहले उसका बैंक अकाउंट चेक कर लो कि उसके पास कितना पैसा है। फिर उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चेक कर लो कि उसके पास कितने फॉलोअर्स हैं। फिर इंस्टाग्राम पे ये देख लो कि विधायक जी और सांसद जी के साथ बिताए हुए पलों की तस्वीरें कितनी हैं। और फिर ये देख लो कि वो कितना बड़ा टीका लगाता है। अगर आप ये 4 चीजें देख लोगे, तो इन 4 चीजों को देख के आप ये बता सकते हो कि वो स्ट्रॉन्गर सेक्शन को बिलोंग कर रहा है या फिर वो वीकर सेक्शन को बिलोंग। दैट इज व्हाट द एक्सपर्ट्स से। तो सबसे पहले जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, अभी हमने ये तो समझा ही नहीं है कि सोशल जस्टिस क्या होता है, वो तो आगे जाके समझेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सोसाइटी में अगर हमें किसी भी ग्रुप का या किसी भी इंडिविजुअल का एनालिसिस करना है, तो वो एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए। This is the first thing that we need to understand when we are talking about social justice. तो इतनी बात समझ में आई सबको? तो अब बेटा एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा सोशल जस्टिस में सबसे ज्यादा। हाँ बोलो, दो पूछना, अभी रुक जाओ एक सेकेंड। So there was an American philosopher who was named as John Rawls. इन अंकल का नाम याद रखना। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये तो पता नहीं है लोग इतनी सारी किताबें क्यों लिख देते हैं। द थ्योरी ऑफ जस्टिस। इंसान का नाम लिखोगे, बुक का नाम लिखोगे, ज्यादा मार्क्स में। जितना ज्यादा ये सब याद रखोगे, उतने ज्यादा मार्क्स में। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल ने एक स्टेटमेंट दी। ही सेड द स्ट्रेंथ ऑफ एनी चेन is always dependent upon the strength of its weakest link.
कोई भी कड़ी, कोई भी जंजीर, कोई भी चेन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ये बात डिपेंड करती है उसके वीकेस्ट लिंक की स्ट्रेंथ पे। भाई एक बात सोचो, अगर एक जंजीर बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होगी, जिसको तोड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन होगा, अगर उसमें एक भी कमजोर कड़ी होगी, तो क्या उसे तोड़ना आसान नहीं हो जाएगा? दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय जॉन रॉल। अब इसी स्टेटमेंट में आप क्या करो, चेन को रिप्लेस कर दो सोसाइटी से, और लिंक को रिप्लेस कर दो सेक्शन से। अब पढ़ो। कोई भी सोसाइटी कितनी स्ट्रांग है, कोई भी सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है, ये वाली बात हमें इससे पता लगती है कि उसका जो वीकेस्ट सेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना डेवलप्ड है। तो यानी कि जब भी हम सोशल लेवल पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, whenever we talk about development at the social level, the development at the social level, now this is a very important statement for you, should always be considered with respect to the empowerment of the weakest section. अगर आपको अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है, किसी भी सोसाइटी को डेवलप करना है, भाई आप डीएम बनोगे तो आप जिस एरिया को गवर्न कर रहे होगे, जिस एरिया को एडमिनिस्टर कर रहे होगे, गवर्न इज नॉट द राइट वर्ड, उस एरिया की सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी कि नहीं होगी? तो अगर आपको उसे अपलिफ्ट करना है, तो आपको वहां पर किसे एम्पावर करना पड़ेगा? आपको वहां पे जो वीकेस्ट सेक्शन है, उस वीकेस्ट सेक्शन को एम्पावर करना पड़ेगा। देखो, एक कहावत होती है, कहावत क्या मतलब, एक एकेडमिक कोट है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स मेकिंग द स्ट्रॉन्गर द स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड सोसाइटी इन्वॉल्व्स मेकिंग द वीकर स्ट्रॉन्ग। पॉलिटिक्स में एक ही काम होता है, जो पहले से शक्तिशाली है ना, उसे और शक्तिशाली। सोसाइटी उल्टी चलती है। सोसाइटी में अगर शक्तिशाली को और शक्तिशाली बनाओगे, तो एक बार बताओ ना, फिर तो सोसाइटी की जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ती नहीं जाएगी। और सोसाइटी की डिस्पैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्या उतना ही जो स्ट्रॉन्गर है वो वीकर के ऊपर और ज्यादा डोमिनेट नहीं करता चला जाएगा? कार्ल मार्क्स, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट्स, बुर्जुआ रिच हैं, प्रोलेटेरिएट्स जो हैं वो पुअर हैं। कैपिटलिज्म यही कर रहा है, रिच को रिचर बना रहा है, और उसी वजह से रिच का जो डोमिनेशन है सोसाइटी के ऊपर, वो क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो सोशली हम कभी भी स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्गर नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। हम किसे स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करते हैं? हम वीक को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वीक स्ट्रॉन्ग बनेगा तो क्या होगा? ये मान लो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है बेटा, हम किसे अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वीक। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक को भी कहां लाने की कोशिश कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग के साथ बिल्कुल उसके साइड बाय साइड लाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर हम इस कोशिश में सफल हो जाते हैं तो फिर से हम लोग कार्ल मार्क्स के पास पहुंच जाएंगे। वी विल फॉर्म क्लास लेस सोसाइटी। हम एक क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म कर देंगे, हम यूटोपिया फॉर्म कर देंगे, जो हो नहीं सकता वैसे, वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को ही रखो दिमाग में। और जिस दिन एक क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी, क्या इस सेक्शन और एक सेक्शन की जितनी भी डिमेंशंस हैं वो डिमेंशंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट इक्विवेलेंट नहीं। वही सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, जिस दिन ये इक्विवेलेंट हो जाएंगी बेटा, उस दिन वी वुड हैव अचीव्ड सोशल जस्टिस। पहली बात तो व्हाट इज सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस इज अ फिनोमेना of, or a process, not a phenomena basically. It is a process of creating a classless society. बहुत सारी definitions हैं social justice की. This is one of the most universal and easily understandable definition that you need to understand. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी क्लासलेस सोसाइटी को हम लोग यूटोपिया कहते हैं, जिसमें हम यूटोपिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं? सोशल जस्टिस बुलाते हैं। और सोशल जस्टिस अचीव करने का मीन्स क्या है? द मीन्स टू अचीव सोशल जस्टिस इज सोशल एम्पावरमेंट। इसको अचीव करने का मीन्स है बेटा सोशल एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट किसका? वीकेस्ट सेक्शन का। अब इसको ना थोड़ा ब्रॉडर करो डेफिनेशन को अपने दिमाग में। हम लोग जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो यहां पर अभी तक जो भी मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिखाया है वो बहुत ही वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव दिखाया है। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन। नो, थिंक अबाउट एम्पावरमेंट इन द सेंस it is empowerment of any individual with respect to the dimension in which the individual is। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि दलितों को एम्पावरमेंट दो, नो, अंडरस्टैंड दिस। हम ये कह रहे हैं जो गरीब है उसको पैसा दो। हम ये कह रहे हैं जो अपने कल्चर से दूर चला गया है उसको कल्चर के पास वापस लाओ। हम ये कह रहे हैं जो सोशली ऑकवर्ड है उसे सोशली पॉपुलर बनाओ। हम ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड नहीं है उसे पॉलिटिकली अवेयर और वेल कनेक्टेड बनाओ। तो दिस एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन। दिस एम्पावरमेंट इज रिलेटेड with the increase in intensity of every dimension in which the individual thinks that the individual is weak। ऐसा इंसान हो सकता है ना, गरीब आदमी है लेकिन अपने कल्चर के बहुत पास है, लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उसे सिंपली क्या दे दो? पैसा दे दो। उसकी जो डिमेंशन वीक है वो डिमेंशन को क्या कर दो? स्ट्रॉन्ग कर दो। भाई आप लोग यूपीएससी में यही करते हो ना, आपके कुछ स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ वीकर सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके होते हैं। हिंदी सभी स्ट्रांग हैं तो फिर यहां पे मत बैठो क्योंकि तुम AIR1 हो। फिर सभी वीक हैं तो फिर भी यहां पे मत बैठो क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। फिर एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सबके पास होती हैं। तो यहां पर वही है कि जो वीक है, जो भी डिमेंशन वीक है,
उस डिमेंशन को क्या करना है, उस डिमेंशन को स्ट्रॉन्गर बनाना। So this is the first thing that we need to understand when we are talking about social justice. तो देखो, बहुत मुश्किल नहीं है चीजें समझना, आसान है। अभी तो आप लोगों ने एथिक्स पढ़ी है, जो इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, डोंटोलॉजिकल अप्रोच, ये अप्रोच, वो अप्रोच। यहां पे उतना दिमाग नहीं लगाना। देखो, कल से सिर्फ अपना 1/4 दिमाग लेके आया करो, 3/4 घर पे रख के आया करो। यहां पर सबसे पहले मल्टीपल डिमेंशंस रिलेटेड टू अ बीइंग के बारे में समझना है। ये समझना है कि एवरी डिमेंशन इज नॉट इक्विवेलेंट विद इन दी सोसाइटी। इसके एग्जांपल्स दे देना। ऐसे केसेस में जब भी आप कोई प्रैक्टिकल बात कर रहे हो तो एग्जांपल जरूर दें कि अर्बन की इकोनॉमिक ज्यादा है, रूरल की ट्रेडिशनल ज्यादा है। अब कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनकी चारों डिमेंशंस रिलेटिवली वेल इवॉल्व है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी चारों डिमेंशंस रिलेटिवली वीक है। इसी बेसिस पे हम यूनिवर्सली किस में डिफरेंशिएट करते हैं, स्ट्रॉन्गर और वीकर सेक्शंस में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम वीकर सेक्शन को एम्पावर करते हैं जॉन रॉल के हिसाब से, तो हम वीकर सेक्शन को कहां लाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रॉन्गर सेक्शन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम दोनों को साथ में ले आते हैं तो हमने यूटोपिया अचीव कर लिया, जो हम नहीं कर सकते। ये वाली बात भी याद रखना। आंसर में इसको लिखना भी, इट कैन नॉट बी अचीव्ड, बी प्रैक्टिकल इन योर आंसर। लेकिन अगर हम इसे अचीव कर लेते हैं तो सोसाइटी में कोई भी डोमिनेंट क्लास नहीं होगी, कोई भी वीकर क्लास नहीं होगी। जब डोमिनेंट और वीकर क्लास ही नहीं होंगी तो बेटा क्या डोमिनेंट क्लास जो है वो वीकर क्लास के साथ किसी टाइप का इनजस्टिस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तभी हमने कौन से फिनोमिना को अचीव कर लिया है, या कौन सी स्टेज को अचीव कर लिया है, सोशल जस्टिस को अचीव कर लिया। तो सोशल जस्टिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक क्लासलेस सोसाइटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे इसका कोशिश करते हैं? एम्पावर करके वीकर सेक्शंस को। और फिर इसको ब्रॉडर डेफिनेशन में लिखना कि ये empowering of the weaker sections is not only related with the weakest section of the society, this is related with any weak dimension that any human being is having. अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो तो आगे की कहानी है, वो तो हम आगे समझते ही चले जाएंगे। अभी ये समझो कि करना क्या है। हर बीइंग को इन 4 डिमेंशंस पे एनालाइज करके उसकी वीकेस्ट डिमेंशन को क्या करने की कोशिश करनी है, एम्पावर करने की कोशिश करनी है। तो वी कैन सिंपली से दैट द स्टेट, यहां पर स्टेट का मतलब है अ सोशल स्टेट, अ सोशल सर्कमस्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस can only be achieved through social empowerment. ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को भी आप क्या कीजिएगा, इस सेंटेंस को भी आप कहीं ना कहीं अपनी आंसर राइटिंग में जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये पहला पार्ट है सोशल जस्टिस का, जो पहला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो आप जल्दी से इसके बारे में जरा 3-4 पैराग्राफ लिख लो, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। राइट डाउन दी हेडिंग, इंट्रोडक्शन टू सोशल जस्टिस। इंट्रोडक्शन टू सोशल जस्टिस। और जैसा मैंने इंडियन सोसाइटी की क्लास में कहा था, जो लोग इंडियन सोसाइटी में थे, डोंट ट्राई टू यूज योर वर्ड्स इन योर आंसर राइटिंग, यूज एग्जैक्टली द वर्ड्स दैट आई हैव गिवन यू इन योर आंसर राइटिंग। इसमें भी आपको वही करना। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स में सिर्फ 2 जगह आपके पास ऑप्शन है अपने खुद के वर्ड्स यूज करने का। एक बट ऑब्वियसली ज्योग्राफी में, और तुम लोग इतने सारे अपने वर्ड्स यूज करते हो कि पता ही नहीं क्या लिखते हो ज्योग्राफी में। तुम ही लोग जानते हो, मेरे को तो समझ में आता नहीं। और एक एनवायरनमेंट में,
उसके अलावा कहीं पर भी आपके पास ऑप्शन नहीं है अपने खुद के वर्ड यूज करने। हाँ, इसमें लिखिए। इन एनी सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, not all are equally privileged. Not all are equally privileged. There are few. There are few who are able to get the luxuries of life easily. There are few who are able to get the luxuries of life easily. Whereas there are others. Whereas there are others who have to fight hard, who have to fight hard in order to meet even their basic requirements. In order to meet even their basic requirements. Comma. Such scenarios are considered as social inequalities. Social inequalities. And the process. And the process in which these inequalities are removed from the society, and the process in which the inequalities are removed from the society, and everyone has and everyone has equal opportunities, equal opportunities is known as social justice, is known as social justice. Full stop. Next para. To elaborate and clearly understand this phenomena, to elaborate and clearly understand this phenomena, it has been considered that any person, it has been considered that any person has four different dimensions of life, has four different dimensions of life, where the economic dimension, where the economic dimension is related with materialism, is related with materialism. And the amount of money a person earns, and the amount of money a person earns, comma, the cultural dimension,
The cultural dimension is related with religion, is related with religion, and the following of traditions, and the following of traditions, comma, the social dimension, the social dimension is related with behavior, is related with behavior, and the networking that a person has, and the networking that a person has, and lastly the political dimension. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। is related, and lastly the political dimension is related with respect to the access, with respect to the access a person has in the decision making mechanism. A person has in the decision making mechanism. And how far and often, and how far and often his voice is heard by the decision makers. His voice is heard by the decision makers. Full stop. Each and every member of the society, each and every member of the society should be analyzed, on the basis of these dimensions, on the basis of these dimensions, in order to understand in order to understand who is stronger and weaker in the society, in order to understand who is stronger and weaker in the society. Full stop. Next para. A similar analysis, a similar analysis
of the Indian society proves that these dimensions are unequally distributed. That these dimensions are unequally distributed. And there are very few people. And there are very few people who have all dimensions well developed. Who have all dimensions well developed. Hence, the society needs to be analyzed relatively. Hence, the society needs to be analyzed relatively. And those having multiple dimensions as well developed. Multiple dimensions as well developed should be considered as the stronger sections. Should be considered as the stronger sections. And those which are having multiple powerless dimensions, which are having multiple powerless dimensions, should be considered as the weaker sections of the society. Should be considered as the weaker sections of the society. Full stop. In different parts of India, in different parts of India, different dimensions have been developed. Different dimensions have been developed. Like people in urban regions. Like people in urban regions tend to be more economically developed. Tend to be more economically developed. Whereas those in the rural regions, those in the rural regions tend to be more culturally developed. Tend to be more culturally developed. Come. Thus, the analysis of these dimensions, thus the analysis of these dimensions
cannot show absolute strength and deprivation. Cannot show absolute strength and deprivation. But a person who is weaker in most, but a person who is weaker in most can be considered as the deprived section. Can be considered as the deprived section. Comma. According to many experts, like sociologists, economists, etc., like sociologists, economists, etc., it is this deprived section. It is this deprived section that lowers the overall quality of the society. That lowers the overall quality of the society. Just like the slums reduce the overall beauty of the city. The slums, झोपड़पट्टी, reduce the overall beauty of the city. Full stop. Next para. Hence, according to the concept of justice given by John Rawls, the concept of justice given by John Rawls, the overall upliftment of the society, the overall upliftment of the society is only possible if the weakest section is only possible if the weakest section is empowered. Hence the concept of social justice. Hence the concept of social justice is based upon the empowerment, is based upon the empowerment of the weaker sections of the society, of the weaker section of the society. Come. Through this empowerment, it will be possible, it will be possible
to bring these weaker sections equivalent, to bring these weaker sections equivalent to the stronger sections of the society, to the stronger sections of the society, thereby reducing, thereby reducing the social stratification which is already prevalent, thereby reducing the social stratification which is already prevalent. And thus, and thus, it can be said that social justice, it can be said that social justice is a process to create a classless society, is a process to create a classless society, which though can never be truly achieved, which though can never be truly achieved. And according to the present understanding, and according to the present understanding, the achievement of social justice, the achievement of social justice is only possible, is only possible through social empowerment. ऐसे लिखिएगा इसे थोड़ा सा, through social analysis and empowerment, through social analysis and empowerment. एनालिसिस में पहले जानना भी तो पड़ेगा कि किसकी कौन सी डिमेंशन वीकर है, फिर एम्पावरमेंट में उसी डिमेंशन को क्या करना पड़ेगा, राइज करना, थ्रू सोशल एनालिसिस एंड फुल स्टॉप। तो बेटा ये कहानी है जो सबसे पहले हमें सोशल जस्टिस के बारे में समझनी। अब जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो बेटा देयर आर 3 पर्सपेक्टिव्स। अब हमें ये तो पता लगा कि सोशल जस्टिस होता क्या है, तो अब हमें पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड हैं। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, बेटा देयर आर 3 पर्सपेक्टिव्स दैट आर रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। These perspectives are with respect to the different, you can say, subjects in which social justice is actually studied. हमारे पास सोशल जस्टिस का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो है ही, सोशियोलॉजी में तो सोशल जस्टिस को पढ़ा ही जाता है। Apart from the sociological perspective, we also have the economic perspective of social justice. And then, with respect to social justice, we also have the philosophical perspective of social justice. तो अब ये समझने के बाद कि सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है, सोशल जस्टिस क्या होता है,
हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पता होने चाहिए सोशल जस्टिस के, कि इकोनॉमिक्स में सोशल जस्टिस को किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, सोशियोलॉजी में इसे किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, और फिलॉसफी में इसे किस तरीके से कंसिडर किया जाता है। तीनों कोरिलेटेड हैं, बट कोरिलेशन बाद में करेंगे। पहले हम लोग तीनों पर्सपेक्टिव्स को अलग अलग समझने की कोशिश करें। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता है, ध्यान से बात को समझना, तीनों पर्सपेक्टिव्स को। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता है दैट डिविजन ऑफ रिसोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी and this division influences the quality of life of the people. Since in the society there is inequality, due to this inequality there is an unfair division of resources, and this unfair division of resources leads to degraded life of millions. तो देखिए बेटा, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता है सोसाइटी के पास ना बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। सोसाइटी हैज मेनी रिसोर्सेज। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज इज लैंड। भाई सोसाइटी के पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो है वो लैंड है। अब सोसाइटी में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, इसका डिसीजन सोसाइटी ही लेती है, किसके पास कितना लैंड होगा। अब क्योंकि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, कुछ स्ट्रॉन्गर सेक्शंस हैं और कुछ वीकर सेक्शंस हैं, तो बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल। जो स्ट्रॉन्गर सेक्शंस हैं वो ज्यादा लैंड ले लेते हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं वो उतना लैंड नहीं ले पाते हैं, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो ओवरऑल क्वालिटी है इंडिविजुअल्स की, वो क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। जिसके पास ज्यादा लैंड आ जाता है वो ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है, जिसके पास कम लैंड आता है वो उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए हमें कम से कम सभी लोगों को, जिसे सोसाइटी कहती है, जिसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, इक्वल लॉन्च पैड तो देना चाहिए। यानी कि सबको बराबर लैंड दे दो, और अगर सबको बराबर लैंड दे दिया जाएगा तो हर इंसान जो है फिर अपने हिसाब से उस लैंड के ऊपर काम करता चला जाएगा, और शायद तब इतने लोगों की लाइफ जो है वो लाइफ डिग्रेडेड नहीं रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट्स, सोशल जस्टिस इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग एन इक्वल लॉन्च पैड to all the members of the society. तो सोशल जस्टिस का सोशियोलॉजी के हिसाब से मेन
जो एम है वो ये है कि अनफेयर डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। जो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज है वो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होना चाहिए? देयर शुड बी इक्वल एंड फेयर डिवीजन ऑफ द रिसोर्सेज। तो बात समझ में आई सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि सोसाइटी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे इसी में आप देख लो, एजुकेशन, एजुकेशन इज वन ऑफ द रिसोर्स। क्या हमारी सोसाइटी में सबको सेम एजुकेशन मिल रही है? नहीं मिल रही। क्या हमारी सोसाइटी में सबको सेम हेल्थ केयर मिल रही है? नहीं मिल रही। अब जिसको बेटर एजुकेशन मिलेगी क्या उसकी लाइफ बेटर नहीं हो जाएगी? 100% हो जाएगी। जिसको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं। ये मैं कई बार सोशियोलॉजी वाले जानते हैं, सोशियोलॉजी की क्लास में भी एग्जांपल देता हूं। आजकल इतने सारे अलग अलग बोर्ड्स आ गए हैं, इंटरनेशनल बैकलॉरेट है, कैम्ब्रिज बोर्ड है। आपको लगता है एक स्टेट बोर्ड वाला बच्चा जो है वो कैम्ब्रिज बोर्ड वाले बच्चे के साथ compete कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन कैम्ब्रिज बोर्ड की फी कितनी है? 1 लाख रुपए महीना। तो उसे अफोर्ड भी कौन कर सकता है? जो रिच है वही अफोर्ड कर सकता है। तो फिर तो हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इस कॉन्सेप्ट के हम सभी लोग अगेंस्ट हैं। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सिंपल। इस कॉन्सेप्ट को नहीं हटाया जा सकता। जिसके पास बेटर रिसोर्सेज हैं वो अपने बच्चों को बेटर फैसिलिटीज दे देगा, बेटर फैसिलिटीज दे देगा तो उसके पास ऑब्वियसली बेटर, जिसे कहते हैं, स्किल्स आ जाएंगी इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी। तो इसका मतलब सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं, और ये वाली बात सही भी है, कि आपका हार्डवर्क, आपकी स्किल्स, आपकी इंटेलिजेंस, कोई भी चीज मैटर ही नहीं करती है। आपकी किस्मत, कोई चीज मैटर नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज मैटर करती है? सोसाइटी में आपकी बर्थ किस पोजीशन पे हुई है, यही चीज मैटर करती है कि आप अपनी लाइफ में आगे जाके कितना सक्सेसफुल हो पाए। अगर आपको पहले से ही रिसोर्सेज नहीं मिले हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओ। और अगर आपको पहले से ही सारे के सारे रिसोर्सेज मिल गए हैं तो फिर आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तब भी आपकी लाइफ काफी हैप्पी और लग्जूरियस। तो यानी कि जो सोशल रिसोर्सेज हैं उन सोशल रिसोर्सेज का क्या हुआ है बेटा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बच्चा है वो शुरू से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, शुरू से थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। कोई बच्चा है वो गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है जहां टीचर्स भी नहीं आते। अभी जैसे मैं मुखर्जी नगर में क्लास ले रहा था, वहां हिंदी मीडियम की एक लड़की मुझसे आके कहती है, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड, इतने सालों के करियर में मैंने ऐसा पहली बार सुना। कहती है सर मैं कुछ पता नहीं कहती 12-13 साल की उम्र तक गांव में रही, वहां तक मेरी पढ़ाई जो है वो सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड तक हुई। उसके बाद मैं पटना चली गई और जब तक मैं पटना गई और मैंने दोबारा से स्कूल में एडमिशन लेने की बात सोची तब तक मैं 14-15 साल की हो गई। उन्होंने मेरा सीधा एडमिशन 10th क्लास में ले लिया। मैंने कहा बेटा 4th से लेके 9th तक का क्या? कहती सर मैं पढ़ी ही नहीं हूँ 4th से लेके। थिंक अबाउट सच पीपल। मतलब ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। Will this person be able to ever be able to compete with a person who has had good education at school? Never. अब वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी उस इंसान के साथ कंपीट ही नहीं कर सकती है जो किसी भी एक अच्छे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ा। दिस इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेस। अब ऑलमोस्ट उसकी लाइफ वहीं पर डिक्टेट हो गई है। मतलब there is a very very slight chance, 0.0001% chance that without 5 years of formal education she will be able to do something good in life.
और तुम लोग भी ना, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मैं तुम्हें हर बार बताता हूँ, तुम लोग भी ना ये बहका-वहका मत करो कि किसी के ग्रेजुएशन में 45% आ रहे हैं, 49% आ रहे हैं और वो आईएएस बन रहा है। इस बार के ना सारे के सारे जितने टॉपर्स हैं और सारे रैंक होल्डर्स को देख लो, दे आर ऑल टॉपर्स थ्रू आउट देयर स्कूल एंड कॉलेज। वो ऐसा ना, एक जिसे कहते हैं ना, वो हिंदी में कहावत होती है, गुदड़ी का लाल, एक गुदड़ी का लाल निकल आता है जो 49% लाके जो है वो आईएएस बन जाता है। बाकी 1000 नहीं होते हैं ऐसे। और इस बार तो तुमने एक बात और देखी होगी, इस बार फर्स्ट टाइमर्स नहीं है ज्यादा रैंक्स में, मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले हैं सारे के सारे। तो मेरे तो ग्रेजुएशन में 40% आए थे, लेकिन मैं AIR 1 जो है वो पहली ही बार में लेके आऊंगा। ऐसे सपने देखना छोड़ दो, थोड़े से प्रैक्टिकलिटी पे आ जाओ। तुम लोग देखते हो, हाँ सर तुमने देखी 12वीं फेल मूवी, तुम उससे इंस्पायर हो। मैं कहा बस यही तो मैं हूं। मतलब जिस बच्चे ने आज तक कभी पढ़ाई नहीं करी थी, उस बच्चे ने 12वीं फेल देखने के बाद कहा कि बस अब मैं ही बनूंगा आईएएस ऑफिसर। गुड फॉर यू। इंग्लिश में एक कहावत होती है, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, यू आर लिविंग इन दैट ब्लिसफुल स्टेट। बट ट्रूथ इज फार फ्रॉम इग्नोरेंस। देयर इज अ, मतलब इसी चीज को अगर हम अपने टॉपिक के साथ रिलेट करें, बेटा बहुत डिस्प्रपोर्शनेट डिवीजन है रिसोर्सेस, बहुत ज्यादा। तो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं ये तो गलत है ना, डिस्प्रपोर्शनेट डिवीजन तो नहीं होना चाहिए रिसोर्सेस का। ठीक है, सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग हैं, ये वाली बात हम सब मानते हैं। तो हर एक इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकता है। किसी के पास शायद कोई कैपेबिलिटी नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, किसी के पास शायद बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं तो वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। लेकिन कम से कम सबको ग्रो करने के लिए इक्वल लॉन्च पैड तो दो, वरना क्या होगा? एक इंसान जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, नो मैटर उसके पास कितनी भी स्किल्स हो, वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। और एक इंसान अनन्या पांडे जैसा, जिसने बहुत स्ट्रगल किया है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। So something is wrong, right? Something is very very wrong. तो सोशियोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि उसी रॉन्ग को क्या बनाना पड़ेगा, राइट बनाना पड़ेगा। और वो राइट कैसे बनाया जा सकता है? सोशल जस्टिस के थ्रू बनाया जा सकता है। कम से कम जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये तो सबको इक्विवेलेंट दे दो। लेकिन अब यहां पर, अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्वेश्चन आता है फिलोसोफर्स का। अब सोशियोलॉजिस्ट ने तो यही बात बोली, यही बात सुनने में आपको बड़ी अच्छी लगी होगी कि हाँ भाई सोशियोलॉजिस्ट सही बात तो कह रहे हैं, लेकिन एथिक्स में भी आप लोगों ने फिलोसोफर्स पढ़े होंगे, है ना? अब देखो, पहली बात आप लोग समझना फिलोसोफर्स के बारे में, फिलोसोफर्स दुनिया के सबसे खाली लोग हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं, इनको बस उल्टी सीधी बातें करनी है। फिलोसोफर्स ने कहा, क्वेश्चन उठाया सोशियोलॉजिस्ट की इस बात की, ठीक है सबको इक्वल लॉन्च पैड दे दो, पर सबकी कैपेबिलिटीज तो अलग अलग है। अंबानी साहब को तो मुझसे ज्यादा पैसा कमाना आता है, और मुझे भी कहीं ना कहीं एक रिक्शे वाले से ज्यादा पैसा कमाना आता है। सबकी कैपेबिलिटीज तो अलग अलग है। तो अगर आप इक्वल लॉन्च पैड दे भी दोगे, तब भी तो कैपेबिलिटीज की वजह से एट द एंड ऑफ द डे इनइक्वालिटी तो राइज कर ही जाएगी।
एक बात सोचो ना, इसी का एग्जाम्पल ले लो ना, अपनी क्लास में से इसका एग्जाम्पल ले लो ना। टीचर्स तो सबको ही बराबर पढ़ा रहे हैं। अब आप में से कुछ आईएएस बन जाएंगे, कुछ नहीं भी बन पाएंगे। सबको इक्वल रिसोर्सेज तो मिले ना। लेकिन अब आप आईएएस बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, ये वाली बात रिसोर्सेज पे तो डिपेंड नहीं कर रही है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इन लोगों को कम पढ़ाऊंगा और इन लोगों को ज्यादा पढ़ाऊंगा। अनअकैडमी ने ये तो नहीं कहा वो वाला एसी नहीं चलाएंगे, हम सिर्फ ये वाला एसी चलाएंगे। सबको इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, राइट। आधे लोग ऊपर देख भी रहे हैं एसी को, पता नहीं चल भी रहा है नहीं। हम लोग भी समझदार हैं। सही में गई अनअकैडमी ने हमारा एसी तो बंद नहीं कर दिया। तो फिलोसफर्स ने कहा जब सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज है तो सबका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा। अगेन सम पीपल विल एक्सेल एंड अगेन सम पीपल विल नॉट।